हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 का जो कोर्स नंबर 203 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसका यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। फुल फ्लेज आपको यूनिट 2 के नोट्स मिलेंगे फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, इतना कंटेंट होगा कि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर सको। अगर किसी को लगता है कि कंटेंट कम है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहा है कंटेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। यूनिट 1 के नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए आज की इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, देन सिस्टम अप्रोच के कंपोनेंट्स, आफ्टर दैट प्रोग्रामिंग लर्निंग का कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग लर्निंग का ओरिजिन, प्रोग्राम लर्निंग का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर एंड ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ अ प्रोग्रामिंग, वेरियस स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लर्निंग, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो आपसे नहीं फॉर्म हो पा रहा है इन मटेरियल की हेल्प से, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले हम सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन पढ़ेंगे। तो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन है वो कंसिडर्ड एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डायनेमिक as a dynamic and interconnected system rather than the isolated and independent entities. Okay, ये ड्रॉज करती है इंस्पिरेशन फ्रॉम द सिस्टम थ्योरी, जो सुजेस्ट करता है दैट द बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम is influenced by the interactions and relationship among the components. सिस्टम अप्रोच आपने कल फर्स्ट यूनिट की वीडियो में देखी होगी, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सिस्टम अप्रोच बेसिकली है combination of hardware and a software to create a full-fledged system that helps in education or enhance the learning, like using a computer with some software like a mobile app or any specific kind of a software that helps you to enhance the learning. Okay, this is a system. Now components of a system approach to education. इनपुट आता है इसमें, जिसमें आता है स्टूडेंट, द लर्नर एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। टीचर्स होते हैं इसमें, द एडुकेटर एंड देयर स्किल मेथड एंड एटीट्यूड। करिकुलम आता है, द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फिजिकल एंड द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। आप सबने बचपन में तो कंप्यूटर पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहती कोई इस टाइम यहाँ पे कंप्यूटर बैकग्राउंड होना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। जर्नल सी बात है, किसी ने नर्सरी में भी या फर्स्ट सेकंड में भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो सबको पता है कि कंप्यूटर में एक इनपुट होता है, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है। तो इनपुट में क्या, तो इनपुट इस सिस्टम अप्रोच में कौन हो सकते हैं? एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक करिकुलम। अब इनपुट के बाद हमें कुछ प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस में क्या क्या आएगा? टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, क्लासरूम इंटरेक्शंस, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, असेसमेंट स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन अमंग टीचर, स्टूडेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, फीडबैक मैकेनिज्म, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रोसेस। ये सब कहाँ आएगा? प्रोसेसिंग के पार्ट में। अब क्या होगा? एक आउटपुट आएगा। तो आउटपुट कैसा होगा? एजुकेशनल आउटकम्स, knowledge, skill, attitude acquired by the student, or graduates, the student who complete the educational program. Okay, अब फिर आता है, ये कुछ अलग से कंपोनेंट्स है। बेसिकली मेन 3 चीजों पे ही वर्कआउट करते हैं ये, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नाउ फीडबैक में क्या है? असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। कंटिन्यूस फीडबैक मिलेगा जिससे इंप्रूव किया जाएगा सिस्टम को, और अडेप्टेशन, मेक चेंज बेस्ड अपॉन द फीडबैक फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे ये फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इम्पैक्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम को। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या रेगुलेशंस है वो भी इफेक्ट करती है एजुकेशन को। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ अ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन पे। सबसे पहले इसकी एडवांटेज है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये आपको प्रोवाइड कराएगी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस कंसिडरिंग वेरियस एलिमेंट एंड देयर इंटरेक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। ये जो सिस्टम है आपको अडेप्ट करना बताएगा चेंजेस इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट बाय एडजस्टिंग द कंपोनेंट एंड द प्रोसेस। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये इनकरेज करेगा आपको कोलैबोरेशन में, कम्युनिकेशन में अमंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स और क्रिएट कराएगा एक वेल राउंडेड एजुकेशन। efficiency and effectiveness, by examining the entire system it aim to optimize the efficiency and improve the overall effectiveness of education। continuous improvement होगी, feedback loop आपको वो लो करेगी for ongoing assessment and adjustment और प्रमोट करेगी एक continuous improvement को। अब disadvantages भी हैं कुछ। complexity, the educational system is intricate and dealing with a various component can be challenging and overwhelming। कभी कभी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के साथ वर्कआउट करना चैलेंजिंग बन जाता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, अटेम्प्ट टू मॉडल द सिस्टम में ओवर सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस लीडिंग टू एन इनएडुकेट सोल्यूशन। कई बार इतना सिंप्लीफाई हो जाता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक या प्रोसेस जिसकी वजह से कभी कभी सोल्यूशन सही नहीं आ पाते हैं। रेजिस्टेंस टू अ चेंज, implementing the change with an established system can face a resistance from the stakeholder and अब अगर आप जो ऑलरेडी सिस्टम को यूज कर रहे हो उससे अगर इस पे जब चेंज ऑन करोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट वन इज अ रिसोर्स इंटेंसिव, अप्लाइंग करना सिस्टम अप्रोच को रिक्वायर करती है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, बोथ टर्म टाइम भी चाहिए और फंड भी चाहिए। Limited predictability, human behavior and educational outcome are influenced by the numerous factors making it challenging to predict and control every aspect of a system। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम अप्रोच। अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगा है इस नोट्स के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट आउट करना, मैं ट्राई करूंगी कि और इजी वे में आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगर कोई भी नोट्स अपलोड होते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वन इज सिस्टम अप्रोच कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट किसके, सिस्टम अप्रोच के। टास्क एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ये इसके 4 कंपोनेंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। टास्क एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। कई बार पेपर में होता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ टास्क एनालिसिस ही पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो मैंने ट्राई आउट किया है कि आपको मटेरियल दे दूं बट मे बी सफिशिएंट ना हो तो आप थोड़ा देख लेना या बता देना। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टास्क एनालिसिस एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है क्या करने का, ब्रेक डाउन करने का कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटों पे और मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में। ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स, स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है प्री रिक्विजिट स्किल एंड नॉलेज नीडेड फॉर द पर्टिकुलर टास्क। और दूसरा, ये डिजाइन करता है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को। और नेक्स्ट वन, ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोसेस होता है तो प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, डिफाइन द टास्क। आपको पता होना चाहिए कि क्या टास्क है आपका जो आप एनालाइज करना चाहते हो। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी सब स्किल्स, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं टास्क को स्मॉलर और मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में। देन हम डिटरमाइन करते हैं उसकी सीक्वेंस, एक लॉजिकल ऑर्डर्स में उन स्टेप्स को इस्टेब्लिश करते हैं। और लास्ट वन, हम इवेलुएट करते हैं, वैलिडेट करते हैं उस एनालिसिस को थ्रू द एक्सपर्ट रिव्यू और ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल में समझते हैं, इफ द टास्क इज राइटिंग एन essay
The sub-skill include the brainstorming, outlining, drafting, revising and editing. बेसिकली टास्क एनालिसिस का मतलब है किसी एक टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करके करना। कि अगर आपको टॉपिक मिला है एक ऐसे लिखो, तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, सोचना होगा कि क्या लिखना है। फिर आपको उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी होगी कि अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट में ये आएगा, मेन कंटेंट में ये आएगा, कंक्लूजन में ये लिखेंगे, इस तरह से। फिर आपको उसको ड्राफ्ट करना होगा, लिखना शुरू करना होगा। देन लिखने के बाद एक बार आप रिवाइज करोगे और रिवीजन के टाइम अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एडिट भी करोगे। तो एक काम को करने के लिए कितने सब टॉपिक्स बने, उसको कहते हैं टास्क को एनालाइज करना। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेज है पहली हमारी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। टास्क एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराता है क्लियर और स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिससे ये क्या होता है, इजियर बना देता है फॉर एडुकेटर टू डिजाइन अ टारगेट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। ठीक है। एफिशिएंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। एडुकेटर यहाँ से डिजाइन कर सकता है एफिशिएंट और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड टास्क और इंश्योर कर सकता है टीचिंग अलाइंस विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कंडक्टिंग अ थॉरो टास्क एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फॉर द कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल प्रोग्राम। कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनको आपको डिवाइड कर पाना टास्क में भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नेक्स्ट वन इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग task. There are a risk of overlooking tasks that may emerge during the learning process but were not initially identified in the analysis. अब क्या होता है, कभी कभी जब हम टास्क को ओवरलुक करते हैं, बट जब हम टास्क करने लगते हैं तो आपको पता लगता है यार ये स्टेप भी तो हो सकता था। इस तरह एक एक सब टॉपिक की हमें एक सब टास्क की और नीड पड़ी, तो जो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया होता टास्क एनालिसिस के टाइम। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन एजुकेशन। करिकुलम डिजाइन। इन एजुकेशन जो टास्क एनालिसिस है वो हेल्प करता है करिकुलम को डिजाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और ब्रेक डाउन करने में उनको अचीवेबल टास्क फॉर अ स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। एडुकेटर यूज करते हैं इस टास्क एनालिसिस को क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथड जो अलाइन करते हैं विद आइडेंटिफाइड टास्क। ये इंश्योर करता है टीचिंग स्ट्रेटजीज फोकस्ड हो की स्किल्स पे, फोकस हो की स्किल्स पे, नॉलेज पे जो स्टूडेंट रिक्वायर करते हैं, नीड टू एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट इज अ कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल टू इवेलुएट देयर रेलिवेंस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। क्या एक एग्जामिन करना एक मटेरियल को जो आप बच्चों को दे रहे हो, क्या वो रेलिवेंट है, क्या सही है, क्या पूरा है। आपको बुक बन के मिल रही है तो वो कंटेंट एनालिसिस से होके आ रही है। ये इंश्योर करता है कि जो कंटेंट है वो अलाइन कर रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ और रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम के साथ कि नहीं। अब इसका पर्पस क्या है, ये इंश्योर करता है अलाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल गोल, ये आइडेंटिफाई करता है की कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स और ये डिटरमाइन करता है रेलिवेंस एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ अ कंटेंट। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट स्टूडेंट शुड नो और बी एबल टू डू। फिर आपको ब्रेक डाउन करना है उन कंटेंट को यूनिट्स, टॉपिक्स और थीम्स पे। देन आपको उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना है उस इंफॉर्मेशन को, और लास्ट में आपको इवेलुएट करना है उस कंटेंट को इंश्योर करने के लिए क्या वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, for a history lesson, content analysis might involve identifying the key historical events, figures, and concepts relevant to the learning objective. अब इसके एडवांटेज क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस।
कंटेंट एनालिसिस इंश्योर करता है एजुकेशनल मटेरियल एक्यूरेट है, रेलिवेंट है और टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है। ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस की इन द कंटेंट और अलो करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक करिकुलम में। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। Subjectivity. The analysis can be subjective as interpretation of a content relevance and accuracy may vary. Resource intensive. Conducting करना content analysis को for a wide range of material can be resource intensive. अब application कहाँ use होगा ये? Curriculum evaluation में कंटेंट एनालिसिस को आप यूज कर सकते हो करिकुलम की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए by examining the content of a textbook, lesson plan or other instructional material. और क्वालिटी इंश्योरेंस में भी इसकी एप्लीकेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको यूज करते हैं इंश्योर करने के लिए जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है स्टूडेंट को वो अप टू डेट है, एक्यूरेट है और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं। थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। तो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जिसमें एजुकेशन टेक प्लेस हो। ये इंक्लूड करता है या कंसिडर करता है कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। इसका पर्पस होता है कि ट्रायल टेलर करना इंस्ट्रक्शन टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ लर्नर, मतलब उनको एडजस्ट करना, आइडेंटिफाई करना अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट और एनहांस करना रेलिवेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप एनालाइज करते हो लर्नर्स को, कंसिडर करते हो डेमोग्राफिक्स को, प्रायर नॉलेज को और लर्निंग के स्टाइल को। देन आप रिसोर्सेज को असेस करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कौन कौन सी सपोर्ट अवेलेबल है। देन हम कंसिडर करते हैं कंस्ट्रेंट्स को, रिकॉग्नाइज करते हैं लिमिटेशन को, जैसे टाइम क्या है, स्पेस क्या है, बजट क्या है। देन हम अडेप्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, मॉडिफाई करते हैं डिलीवरी मेथड्स को एंड मटेरियल को बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन टेक्नोलॉजी रिच स्कूल एनवायरनमेंट context analysis might involve digital resources and tools for instruction. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कल्चर रेलिवेंस। context analysis इंश्योर करता है एजुकेशनल प्रैक्टिस आर कल्चरली रेलिवेंट एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। और दूसरा है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब ये आपको अंडरस्टैंड कराता है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो अलो करता है एजुकेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को ये पता करने में कि डिसीजंस हैं वो अलाइंड हैं सोशल नीड के साथ कि नहीं। देन डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक होता है, तो वो ये उस चैलेंज को तो चैलेंजिंग होता है इन फैक्टर के साथ उनको अकाउंटेबल करना। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू चेंज। एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल टू अडेप्ट इट क्विकली। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? कल्चर कंसिडरेशंस। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हेल्प करता है एडुकेटर को अडेप्ट करने के लिए टीचिंग मेथड जो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट के साथ इंश्योर करें या फिर उससे रिलेटेबल हो। नेक्स्ट इज अ पॉलिसी डेवलपमेंट में ये आपको हेल्प करता है और ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स को उनके सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए या सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को लेना। Next one is evaluation. Evaluation in the context of the system approach to education involves the assessing the effectiveness and efficiency of educational system. कि क्या सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चल रहा है कि नहीं, वो इवेलुएट करते हैं हम इसमें। ये इंक्लूड करता है ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, मटेरियल एंड ओवरऑल आउटकम। इसका पर्पस होता है डिटरमाइन करना सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई करना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और प्रोवाइड करना फीडबैक फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस। एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, डिफाइन करना स्टैंडर्ड फॉर सक्सेस, चूज करना अप्रोप्रिएट टूल फॉर इवेल्युएशन, देन गैदर करना डाटा एज एविडेंस
एनालाइज करना रिजल्ट को, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगेंस्ट विद द एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, और फीडबैक प्रोवाइड करना, ठीक है, और एडजस्टमेंट बनाना। अब एग्जांपल है, इन असेसिंग एन अलजेब्रा लेसन, इवेल्युएशन माइट इन्वॉल्व्स द क्विज, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टू मेजर द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इवेल्युएशन आपसे आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एनहांस करेगा। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, डाटा फॉर इवेल्युएशन प्रोसेस इन्फॉर्म करेगा डिसीजन मेकिंग डिफरेंट लेवल्स पे, जो फ्रॉम क्लासरूम प्रैक्टिस टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज इसकी, नैरो फोकस, इवेल्युएशन में समटाइम फोकस नैरो ऑन अ मेजरेबल आउटकम, और निग्लेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट दैट आर चैलेंजिंग ऑफ द क्वांटिफाई। और resistance to evaluation, there might be resistance to evaluation of the stakeholder who fear a negative consequences or perceive it as a threat। तो एक नेगेटिव वे में भी इवेल्युएट किसी किसी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, स्टूडेंट असेसमेंट, इवेल्युएशन क्या करता है? स्टूडेंट के असेसमेंट को इंक्लूड करता है, जैसे टेस्ट हो गए, एग्जाम हो गए और अदर फॉर्म। Program assessment, institution use evaluation to assess the overall success of educational program और identify करता है strength और area for the improvement। Data driven decision making, evaluation provide करता है डाटा जो educators को और administrator को, ताकि वो यूज कर सकें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी सोचने में, रिसोर्स एलोकेशन में और पॉलिसी डेवलपमेंट में। इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो इन्वॉल्व करती है केयरफुली डिजाइंड मटेरियल को, एक्टिविटीज को जो गाइड करें लर्नर्स को थ्रू द स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। ये सेल्फ पेस्ड है और एम करती है फैसिलिटेट करने में लर्निंग थ्रू अ सिस्टमैटिक और इंक्रीमेंटल अप्रोच से। समझते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। प्रोग्रामिंग लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जो प्रेजेंट करता है मटेरियल टू लर्नर्स इन लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ये बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को स्मॉलर और मैनेजेबल यूनिट्स में और फ्रेम्स में। दूसरा, ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, लर्नर प्रोग्रेस करते हैं थ्रू द मटेरियल अपने आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, और अलो करता है ये इंडिविजुअल को अपनी स्पीड और अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। सेल्फ स्पेस इज कंड्यूसिव टू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। थर्ड इज रीइंफोर्समेंट, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो इंक्लूड करती है इमीडिएट फीडबैक और रीइंफोर्समेंट करती है ऑफ लर्निंग। और यहाँ पर लर्नर रिसीव करते हैं फीडबैक ऑन देयर रिस्पॉन्सेज, जो उनको हेल्प करते हैं रीइंफोर्स करने में करेक्ट रिस्पॉन्स और करेक्टिंग द एरर्स। नेक्स्ट इज अ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। अब कंटेंट जो होता है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप फैशन में प्रेजेंट किया जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रीवियस वन पे डिपेंडेंट होता है। अब द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन इज डिजाइन टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, और इसका पर्पस क्या होता है कि आपको याद रहे और आप समझ जाओ। अब इसके एडवांटेज क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन, ये इंडिविजुअल को अलो करती है लर्निंग एक्सपीरियंस में, ताकि वो अपने स्टाइल और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। ये लर्नर को प्रोसीड करती है उनके ओन पेस के हिसाब से पढ़ने के लिए, फोकस करती है उनके चैलेंजिंग में, उनकी स्पीड को कैसे वो स्पेंड कर रहे हैं लेस टाइम और टॉपिक को समझ सकें। कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये इंश्योर करती है कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस को, सिंस कि जितने भी लर्नर्स हैं वो सेम प्रोग्रामिंग मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं, और ये हेल्प करती है यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने में लर्निंग आउटकम में। थर्ड, ये इमीडिएट फीडबैक देती है, आपको अलो करती है लर्नर को जानने में उनका रिस्पॉन्स करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इमीडिएट फीडबैक कंट्रीब्यूट करता है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में और रिटेंशन ऑफ द मटेरियल में। टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी,
ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ अ कांस्टेंट सुपरविजन बाय इंस्ट्रक्टर, और ये सेल्फ पेस्ड है इसलिए टाइम भी सेव करता है और क्विकली स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ग्रास्प कर लेते हैं किसी कंसेप्ट को। मास्टरी लर्निंग, ये सपोर्ट करता है किसी कंसेप्ट की मास्टर लर्निंग में, जहाँ पे लर्नर डेमोस्ट्रेट करते हैं प्रोफिशिएंसी इन वन यूनिट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। एक यूनिट जब जितनी देर तक वो उनको अच्छी तरह समझ नहीं आ जाता तब तक वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन नहीं करते हैं। ये एनहांस करता है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को लर्नर की और उनका प्रोग्रेस भी इंक्रीज कराता है सिस्टमेटिकल वे में सिस्टमेटिकल मटेरियल की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, इसमें इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं होती है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लासरूम मिसिंग होता है, जो लर्नर होते हैं वो मिस करते हैं कोलैबोरेटिव और सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को। लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लर्निंग स्टाइल्स में अडेप्टेबल हो, और कुछ लर्नर इसको रिजिड स्ट्रक्चर को लेस एंगेजिंग समझते हैं और इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस, ये इरा टेक्नोलॉजी पे बेस है और हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके प्रोग्रामिंग लर्निंग करेंगे तो कुछ बैरियर हमें टेक्निकल इशू आ सकते हैं, कोई ग्लिच, कोई इंटरनेट इशू, कोई सिस्टम अवेलेबिलिटी, इस तरह के। ओवर हेम्सिस एंड ऑन आइसोलेशन, ये सेल्फ बेस्ड नेचर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों को अपने फ्रेंड्स नहीं बनते, उनके इंस्ट्रक्टर से उनकी बातें नहीं होती और वो एक आइसोलेट एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, उनकी कोलैबोरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। लिमिटेड एप्लीकेशन टू कॉम्प्लेक्स स्किल्स, ये प्रोग्राम लर्निंग इफेक्टिव है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज बट लेस सूटेबल है कॉम्प्लेक्स स्किल के लिए, जिन पे इट माइट बी लेस सूटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स स्किल जिस पे हमें प्रैक्टिकल को चाहिए होता है या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चाहिए होती है। अब प्रोग्राम लर्निंग का ओरिजिन कहाँ से आया, तो ये सबसे पहले इसकी बिहेवियरिस्ट फाउंडेशन से शुरू हुआ। प्रोग्रामिंग लर्निंग फाइंड्स इट्स रूट इन द बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, और इसने गेन किया, ये मिड ऑफ 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। ठीक है, बी.एफ. स्किनर की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने 202 में पढ़ी हैं ऑलरेडी। तो बी.एफ. स्किनर जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने फोकस किया ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनल, जो इन्फ्लुएंस की जाती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्ड लर्निंग। नेक्स्ट इसमें फिर रोल आया ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक की थी जिसका कंसेप्ट भी स्किमर के वर्क ने दिया था। उन्होंने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ अ कंसिस्टेंसी इन द शेपिंग द बिहेवियर। देन टीचिंग मशीन्स को डेवलप किया था स्किमर ने इन 1950, और ये मशीन डिज़ाइन थी टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द सिक्वेंशियल मैनर। तो आपने जैसे पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लर्निंग में हम सीक्वेंस में ही करते हैं, तो वो मशीन भी इसी वे में चलती थी। फिर कंसेप्ट आया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का, या फिर ठीक है, तो इसमें टर्म तो एक आई हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नाम की, जो जिसने एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिस्क्राइब किया। देन आई हमारे पास सिक्वेंशियल लर्निंग, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने ब्रेक डाउन किया, इन्वॉल्व किया ब्रेक डाउन ऑफ लर्निंग मटेरियल को स्मॉल और सीक्वेंस स्टेप्स में, और लर्नर्स की प्रोग्रेस हुई इस मटेरियल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप फैशन में। अब फीचर्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इसमें आए कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग थी, तो डिस्टिंक्ट फीचर्स इज सेल्फ पेस्ड नेचर, अलो किया उन्होंने लर्नर को मूव थ्रू द मटेरियल एट देयर ओन स्पीड, और उन्होंने इनको इमीडिएट फीडबैक भी दिया। देन आई हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस इसमें। While behaviorism was a foundation, later the development in the cognitive psychology also influenced by this instructional design. फिर क्या हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने फोकस किया मेंटल प्रोसेस पे, सच एज मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकली थिंकिंग पे, कि हाउ इंस्ट्रक्शन मटेरियल आर डिजाइन फॉर द ऑप्टिमल अंडरस्टैंडिंग। अब 1960 और 1970 में जो प्रोग्रामिंग लर्निंग थी उसने सिग्निफिकेंट गेन पाई या पॉपुलर हो गई,
क्योंकि ये एक इनोवेटिव अप्रोच थी एजुकेशन और ट्रेनिंग में। ओवर द टाइम क्या होता चला गया कि जो प्रोग्राम लर्निंग थी वो वेरियस फॉर्म्स में इन्वॉल्व हुई, जैसे कंप्यूटर बेस्ड, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स बनने लगे। फिर जैसे जैसे ये पॉपुलर होती गई, ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग मॉडल ने क्या की, लेगेंसी ली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हुई, मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। अब जो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लर्निंग है सच एज सेल्फ पेस्ड लर्निंग और इमीडिएट फीडबैक आर ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू द ब्रॉडर एजुकेशनल अप्रोच एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मेथोडोलॉजी। तो बेसिकली कहाँ बिहेवियरिज्म से स्टार्ट होती होती ये आजकल हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आ चुकी है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टॉपिक आता है, ध्यान से सुनना। प्रोग्राम लर्निंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर और ब्रांचिंग स्टाइल, इंस्ट्रिक और एक्सट्रिक। तो लीनियर पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, लीनियर प्रोग्राम आपको फॉलो करती है ए फिक्स्ड एंड सीक्वेंशियल नेचर। कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है लीनियर प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में। लर्नर प्रोग्रेस करते हैं थ्रू द मटेरियल इन द सिंगल प्री डिफाइंड पाथ। जो नेक्स्ट फ्रेम या फिर यूनिट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस वन। तब तक आप सेकंड टॉपिक या यूनिट नहीं पढ़ सकते जितनी देर तक आपका प्रीवियस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगा लीनियर फॉर्म में। लीनियर होता है जैसे कोई दो बॉक्स 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 एक स्ट्रेट लाइन में अटैच है, तो पहले ही सीढ़ी चढ़ोगे तभी दूसरी चढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके की फीचर ये थे, एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस होती है, कंटेंट इसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में, ईच यूनिट बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, ठीक है। फिक्स्ड पाथ होता है, लर्नर फॉलो करता है फिक्स्ड पाथ को, लीनियर पाथ को थ्रू द इंस्ट्रक्शनल मेथड। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिटरमाइन तभी होता है जब आपका प्रीवियस स्टेप कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली। कंसिस्टेंसी, ये ऑफर करता है कंसिस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को फॉर ऑल द यूजर, एवरीवन गोज टू द सेम सीक्वेंस ऑफ अ फ्रेम। एडवांटेज क्या है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है ये स्टैंडर्डाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को फॉर ऑल द लर्नर। ईज टू डिजाइन, क्योंकि ये एक ही प्री डिटरमाइंड होती है और एक ही पाथ फॉलो करती है, इजी टू डिजाइन है। असेसमेंट, ये फैसिलिटेट करती है सिस्टमेटिक असेसमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस। अब डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, may not create a well-diverse learning styles and a varied pace of individual learner. Engagement challenge. Learner might find a fixed sequence less engaging, especially if they already familiar with the some content. अब कुछ लोगों को अगर उस यूनिट की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो उनको उस पर भी बहुत सारा टाइम, उतना ही टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे मूव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज अ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं। अनलाइक द लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्राम आपको मल्टीपल पाथ्स या मल्टीपल रूट देती है थ्रू द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अडेप्टिव होती है, लर्नर हैव द ऑप्शन टू चूज देयर ओन पाथ बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफरेंसेस। द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड, मतलब कि एक जगह जाने के दो तीन रास्ते हैं, जो जिसको पसंद है वो वहां से जाए। की फीचर, डिसीजन पॉइंट, लर्नर इनकाउंटर करते हैं डिसीजन पॉइंट पे, वेदर दे कैन चूज बिटवीन डिफरेंट पाथ और ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स और प्रेफरेंस। अडेप्टिव लर्निंग, ये अलो करती है अडेप्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए और क्रिएट करती है इंडिविजुअल लर्निंग नीड और स्टाइल को। वेरिड एंड पॉइंट्स, लर्नर में एंड अप विद अ डिफरेंट पॉइंट बेस्ड अपॉन देयर चॉइसेस एंड परफॉर्मेंस। एडवांटेजेस, ये इंडिविजुअलाइजेशन, ये अकोमोडेट करती है डिफरेंट स्टाइल को, पेस को और ऑफराइज करती है पर्सनलाइज लीनियर एक्सपीरियंस को। एंगेजमेंट, इंक्रीज करती है एंगेजमेंट ड्यू टू द लर्नर एबिलिटी टू मेक द चॉइस एंड द डिसीजन। नेक्स्ट है इसका एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट फॉर लर्नर हु हैव प्रायर नॉलेज एंड कैन स्किप द कंटेंट दे ऑलरेडी फेमिलियर विद। अगर किसी को कोई कंसेप्ट पहले से पता है तो वो उसको छोड़ के डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकता है। लीनियर की तरह ये नहीं है कि आपको फुल पे चलना पड़ेगा देन आप नेक्स्ट पे मूव ऑन कर पाओगे। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, अब डिजाइनिंग अ ब्रांचिंग प्रोग्राम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग हैज कंपेयर टू द लीनियर वन। असेसमेंट चैलेंज, मॉनिटर करना और असेस करना किसी की प्रोग्रेस को
डिफरेंट पाथ पे चैलेंजिंग हो सकता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इसमें सोफिस्टिकेटेड और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। कई बार डिफरेंस में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले लीनियर और ब्रांचिंग का डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबको पता है कि लीनियर का जो स्ट्रक्चर है फॉलोड अ फिक्स्ड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ब्रांचिंग का क्या है, मल्टीपल पाथ्स और रूट्स। पाथ क्या है इसमें, लर्नर प्रोग्रेस थ्रू अ सिंगल पाथ, और वहां पे ब्रांचिंग में क्या होते हैं, लर्नर कैन चूज अ मल्टीपल पाथ। डिसीजन पॉइंट्स, इसमें कोई डिसीजन पॉइंट नहीं होता, पाथ प्री डिटरमाइंड होता है, एक ही रास्ता है उसी पे जाना है। उसमें क्या होता है, डिसीजन पॉइंट्स पर लर्नर मेक द चॉइसेस। अडेप्टेबिलिटी, लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी होती है टू द इंडिविजुअल नीड। हाईली अडेप्टेबल होती है ब्रांचिंग एज पर द लर्निंग स्टाइल। कंसिस्टेंसी ये ऑफर करती है कंसिस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को, कौन, हमारी लर्निंग प्रोग्रामिंग। बट जो वो होती है ब्रांचिंग वाली, वो अलो करती है वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस को। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, ये ईजियर होती है लीनियर। तो जो लीनियर था वो कॉम्प्लेक्स सिटी उसकी कम थी एज पर द ब्रांचिंग के हिसाब से, ईजियर था उसका डिज़ाइन। और जो हमारा ब्रांचिंग था वो मोर कॉम्प्लेक्स था डिज़ाइन, क्योंकि उसमें मल्टीपल पार्ट्स है। असेसमेंट, इसमें जो लीनियर है उसमें सिस्टमेटिक असेसमेंट होती है बेस्ड अपॉन द फिक्स पाथ, बट जो मल्टीपल है ब्रांचिंग है उसमें असेसमेंट कैन बी चैलेंजिंग टू द डिफरेंट पाथ्स। एंगेजमेंट, लीनियर में कम एंगेजमेंट होती है ड्यू टू द फिक्स्ड सीक्वेंस, और जो ब्रांचिंग है उसमें मोर एंगेज होते हैं लोग अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस। एफिशिएंसी, जो हमारा लीनियर है वो एफिशिएंट फॉर अ यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ अ लर्नर है, बट जो हमारी ब्रांचिंग है वो एफिशिएंट फॉर द डाइवर्स लर्नर ग्रुप है। ठीक है, अब हमारी आती है इंडिविजुअलाइजेशन की बारी। तो लीनियर में लिमिटेड इंडिविजुअलाइजेशन है, बट जो हमारे ब्रांचिंग है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। लीनियर में प्रायर नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, मे नॉट बी एफिशिएंट टू अकोमोडेट द प्रायर नॉलेज, बट जो ब्रांचिंग है उसमें आप स्किप कर सकते हो कंटेंट बेस्ड अपॉन द प्रायर नॉलेज। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, तो लीनियर में रिक्वायर है लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बट ब्रांचिंग में मोर एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोग्राम लर्निंग वट एवर इट इज। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्लियरली डिफाइंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम यू वांट टू अचीव। This forms the basis of the content development. Then analyze करना target audience को, understand करना characteristic, prior knowledge और learning preferences किसकी, student की या target audience की, ये help करेगा आपको decide करने में content उनकी need से हिसाब से। Then divide करना content को units और frame में, आप break down करो content को smaller और manageable units और frame में, ताकि each frame should focus on specific concept or a skill। अब sequence of the content, ऑर्गेनाइज करो उन फ्रेम्स को एक लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और इंश्योर करो कि हर एक फ्रेम बिल्ड होना चाहिए ऑन द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, इस तरह से हो कि प्रीवियस जो हो वो लिंक्ड हो उससे। देन डेवलप अ क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर ईच फ्रेम, अब क्लियरली स्टेट करो ऑब्जेक्टिव हर एक फ्रेम का, या फिर आप कह सकते हो हर एक यूनिट का। स्पेसिफाई करो कि लर्नर क्या सीखेगा उस फ्रेम को कंप्लीट करने से। देन डिज़ाइन करो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या कंटेंट को क्रिएट किया जाना चाहिए एज पर द फ्रेम। और वैरायटी ऑफ मीडिया, टेक्स्ट, ग्राफिक, मल्टीमीडिया को यूज़ करो उसके एनहांस करने के लिए। फिर इंक्लूड करो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को, इंटीग्रेट करो उन क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को उस मटेरियल में, और इसकी वजह से रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग होगी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी इमीडिएट फीडबैक की। देन फीडबैक मैकेनिज्म को बिल्ड करो, इमीडिएट फीडबैक
फॉर लर्नर को प्रोवाइड करवाओ, रीइंफोर्स करवाओ करेक्ट आंसर को और गाइड करो लर्नर को उस अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। देन क्रिएट अ डिसीजन पॉइंट, ये सिर्फ उस केस में ये स्टेप आएगा जहां पे आप ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अगर आपने डिजाइन की है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इनकॉर्पोरेट करो डिसीजन पॉइंट को कि लर्नर कौन सा डिफरेंट पाथ चूज कर सकता है एज पर देयर रिस्पॉन्स। ठीक है। देन द पायलट टेस्टिंग, टेस्ट करो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को विद स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर, आइडेंटिफाई करो एनी इशू और एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट, गैदर करो फीडबैक फॉर द रिफाइनमेंट। देन रिवाइज और रिफाइन करो बेस्ड अपॉन द पायलट टेस्टिंग फीडबैक, रिवाइज और रिफाइन करो कंटेंट को, इंस्ट्रक्शंस को और फीडबैक मैकेनिज्म को इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करो। फाइनली इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करो फाइनली वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल और इंश्योर करो कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो अगर आप यूज कर रहे हो वो रेडी है या एक्सेसिबल है लर्नर के लिए कि नहीं। देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, डेवलप करो असेसमेंट क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्रामिंग लर्निंग और असेस लर्निंग आउटकम एंड गैदर द डाटा फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर किसी सपोर्ट और रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करवाओ। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रेगुलरली रिव्यू करो, अपडेट करो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को बेस्ड अपॉन द फीडबैक और असेसमेंट रिजल्ट और चेंज करो एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करो डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कोई भी मॉडिफिकेशन जो ज़रूरी है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। इससे डॉक्यूमेंटेशन है वो वैल्यूएबल होगी फ्यूचर में आने वाली रिविजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है एजुकेशन में टू सेटिस्फाई करने के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ कॉग्निटिव डोमेन। जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी वो प्रपोज की गई थी बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1950। इसमें 6 लेवल ऑफ अरेंजमेंट थे हेरेरिकल ऑर्डर में और ये लेवल थे फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है। पहला था नॉलेज जिसमें रिमेम्बरिंग और रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन था। देन था कॉम्प्रिहेंशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन अप्लाइंग द नॉलेज टू अ न्यू सिचुएशन। After that is analysis, that is a breakdown of information into a part and understanding the relationship between them. Next is synthesis जो create करती है something new by combining different element। और next one is evaluation जो judge और assess करती है value of information और idea। ठीक है, ये बेसिक ये था। देन है ओल्ड टेक्सोनॉमी इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटिंग में टीचर यूज करते थे इस टेक्सोनॉमी को डिजाइन करने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई इनटू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड such as using a multimedia presentation to deliver the content और use करना educational software for practicing and reinforcement of the concept. However, the integration was often limited to the lower level of the taxonomy such as knowledge acquisition and the comprehension. फिर आई न्यू टेक्सोनॉमी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। रिसेंट ईयर में क्या हुआ, एडुकेटर ने रिकॉग्नाइज किया कि उनको नीड है अडेप्ट करने की टीचिंग मेथड जो मीट कर सके डिमांड ऑफ द 21st सेंचुरी। तो इसकी वजह से न्यू टेक्सोनॉमी आई जिसमें हमने रेफर किया एज द रिवाइज्ड और अपडेटेड टेक्सोनॉमी, जिसने मेंटेन किए सेम 6 कॉग्निटिव लेवल बट रिवाइज किए उनके वर्ब्स जो एसोसिएट किए जाते हैं with each level to better align with the contemporary educational practice। तो इसके जो लेवल रिवाइज हुए वो अब ऐसे थे। रिमेम्बरिंग, ये लेवल इन्वॉल्व करता था रिकॉलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। इसमें वर्ब्स आए कुछ जैसे रिट्राइव, रिकॉग्नाइज, लिस्ट, डिफाइन, रिकॉल, मेमोराइज। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इसकी इंटीग्रेशन कैसे हुई, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लैश कार्ड, एजुकेशनल ऐप, online quizzes for memorization and recall activity। Then आई understanding, comprehending and interpreting the information। इसमें verbs आए अब summarize, explain, interpret, classify,
इनफर एंड कंपेयर। अब इसमें कैसे हुई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट, एंगेज किया स्टूडेंट को विद मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल वीडियोस और ऑनलाइन डिसीजंस डिस्कशंस टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज अप्लाइंग, ये थी अप्लाई करना नॉलेज को न्यू सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में। इसमें वर्ब्स आए अप्लाई, डेमोस्ट्रेट, यूज, इलुस्ट्रेट, सॉल्व, एग्जीक्यूट। इसकी इंटीग्रेशन कैसी थी, यूज करना सिमुलेशन को, वर्चुअल लैब्स को, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को जो अलो करे स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। इसमें वर्ब आप आए एनालाइज, डिफरेंशिएट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड इन्वेस्टिगेट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन इसकी कैसे हुई, incorporate data analysis tool, mind mapping software, collaborate platform for the student to analyze and visualize the information. Fifth one थी evaluating, making judgment based upon the criteria and the standard. इसमें words कैसे आए, evaluate, assess, critique, judge, justify. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कैसे इंटीग्रेशन हुई, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, preview tool for student to evaluate and provide the feedback to each other. Next is creating, synthesize information to create something new. इसमें वर्ब कैसे आए, create, design, compose, invent और formulate. एनकरेज करना स्टूडेंट को यूज करने के लिए डिजिटल टूल फॉर द कंटेंट क्रिएशन सच एज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ब्लॉग, पॉडकास्ट, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। अब डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू में, तो वर्ब्स एंड डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो ओल्ड में जो ओरिजिनल टेक्स्टोनॉमी थी उसमें नाउन्स का यूज किया था एज अ बेसिक फॉर ईच लेवल रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल। न्यू वाली में रिवाइज टेक्स्टोनॉमी में वर्ब्स को यूज किया गया डिस्क्राइब करने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद ईच लेवल एंड मेकिंग इट मोर एक्शन ओरिएंटेड। ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, ओल्ड में कैटेगरी को ऑर्डर किया गया फ्रॉम लोअर टू हायर कॉग्निटिव स्किल। जो रिवाइज टेक्स्टोनॉमी थी उसने कुछ भी स्ट्रिक्टली फॉलो अप नहीं किया हायरार्किकल ऑर्डर को, रिकॉग्नाइज किया लर्नर को मे एंगेज इन डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस साइमल्टेनियसली। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओल्ड जो थी वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाज ऑफन यूज्ड फॉर द कंटेंट डिलीवरी और बेसिस प्रैक्टिस के लिए, बट न्यू में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया फॉर मोर एक्सटेंसिवली to support higher order of thinking skill, collaboration and creativity. अब focus on creativity. New में क्या हुई, revised taxonomy ने explicitly include किया creating as the highest cognitive level और emphasize किया importance of creativity and innovative in the learning. So इसी के साथ आज हमने हमारा यूनिट नंबर 203 कोर्स का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईटीसी जो है हमारा पीएच सेमेस्टर 2 का जम्मू यूनिवर्सिटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी वीडियो बना के। और अगर किसी को कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप तो भी कमेंट आउट कर देना, कुछ टाइम में मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाल दूंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाल दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।